हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है। जैसे मान लीजिए ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n क्रॉस n का। ठीक है। तब हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं ए माइनस लैम्डा आई, जहाँ आई क्या है? यूनिट मैट्रिक्स ऑर्डर n का। तो ए माइनस लैम्डा आई कैसे बनेगा? मान लो ए यदि है आपके पास A11 A12 A1n A21 A22 A2n, इसी तरह से AN1 AN2 ANn। ठीक है, ये हो गया ए माइनस लेमडा आई यानी यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 0 1 0, इसी तरीके से 0 0 0 लास्ट में 1, डॉट डॉट डॉट, मतलब ये सब इसी तरीके से चलते जाएगा। सीधी सी बात है, यूनिट मैट्रिक्स में पहले ये 1 फिर ये 1 फिर ये 1 1 1 1 फिर लास्ट में 1 होगा। यानी कि ये आपको अब लैम्डा का जब अंदर गुणा करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, फिर अपन जब माइनस करेंगे तो अपन को कुछ इस तरह से मिलेगा A11 माइनस लैम्डा, क्योंकि लैम्डा एक कम लैम्डा, फिर A12 फिर A1n 2 1 A22 माइनस लैम्डा A2n AN1 AN2 ANn माइनस लैम्डा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। और इसी का डिटर्मिनेंट जब आप डिटर्मिनेंट को जब एक्सपांड करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तैयार होगा। और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को जब आप इक्वल टू 0 के बराबर रखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तैयार होगा फ्रेंड्स। जब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो लैम्डा की वैल्यूज़ मिलती है उनको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या आइगन रूट्स या आइगन वैल्यूज़ इत्यादि सभी नामों से हम उन वैल्यूज़ को पुकारते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स देखने जा रहे हैं जो कि सवालों को बनाने के लिए हमारे लिए बहुत लाभदायक होंगे। पहला है आपके पास 2x2 मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, फॉर 2x2 मैट्रिक्स जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है ए माइनस लैम्डा आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है उसका सरलतम रूप ये होता है लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, सीधा आपको ये लिखना है, बहुत ही सरल तरीका है ये। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है 2x2 के लिए, अपन बात कर रहे हैं 2 1 3 4। ठीक, चलिए अगर इस मैट्रिक्स के लिए कोई हमको बोलता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे, सीधा ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। तो क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस मतलब सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, 2 और 4 दैट इज 6 है ना, इन दोनों के सम को ही अपन ट्रेस बोलेंगे, इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट 4 दूनी 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 यानी 5। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन प्राप्त हो गया। आप इसको सॉल्व कर लो, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स मिल जाएंगे और उसी को अपन बोलते हैं लेटेंट रूट्स भी उसी को बोलते हैं, और आइगन वैल्यूज़ भी उसी को बोलते हैं। लेटेंट रूट, आइगन वैल्यूज़, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप सॉल्व कर लो। लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a
36 में 20 गया 16, 16 का वर्गमूल आ जाएगा 4। तो यहाँ से आप देखेंगे फ्रेंड्स 6 4 10/2 यानी 5 और 1, 5 और 1 ये दो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स अपने को मिले हैं, यही आइगन वैल्यूज़ है। तो आइगन वैल्यूज़ निकालने का कितना सरल तरीका है फ्रेंड्स 2x2 मैट्रिक्स के लिए। आप केवल ये इक्वेशन देखो, इस फॉर्मूले में आप मानों को रखो। ट्रेस मतलब मुख्य विकर्ण अवयव का योग। मुख्य विकर्ण में कौन कौन है? 2 और 4, इनका योग कहलाएगा ट्रेस। तो 2 और 4 6, वही होगा ट्रेस। और डिटर्मिनेंट यानी इसका सारणिक का मान, मानों को रखा, सॉल्व किया, आंसर आ गया। अब चलिए देखते हैं कि 3x3 मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस तरह से लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये समझा कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले a माइनस लैम्डा आई ज्ञात करना होता है। a गिवन मैट्रिक्स, i यूनिट मैट्रिक्स, लैम्डा कोई स्केलर क्वांटिटी, कोई कांस्टेंट, कोई अचर जिसकी वैल्यू इक्वेशन के हिसाब से अपने को मिलेगी। तो a माइनस लैम्डा आई को डिटरमिनेंट उसका निकाल के जब आप 0 के बराबर रखें तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तैयार होता है। अब मैं 3x3 के लिए लिखने जा रहा हूँ। फॉर 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स के लिए आपका ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो होगा लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, सॉरी मिस्टेक हो गया, 3x3 के लिए ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगा लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर प्लस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, यानी उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के उसका ट्रेस निकालेंगे, उसके साथ लैम्डा को गुणा करना है माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये फॉर्मूला 3x3 मैट्रिक्स के लिए यदि ये फॉर्मूला आपको थोड़ा कठिन लग रहा है कि सर एडजॉइंट निकालेंगे उस मैट्रिक्स का, उसके बाद उसका ट्रेस निकालेंगे, ये निकालना आसान है। तुरंत आप मुख्य विकर्ण के अवयवों को देख के जोड़ सकते हो दिए हुए अवयव में, ये भी निकालना चलो आसान है, डिटरमिनेंट भी अपन निकाल लेंगे। परंतु उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल करके फिर उसका ट्रेस निकालना थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अच्छा, जब ये इक्वेशन तैयार हो जावे तो उसको सॉल्व भी करना है ना। तो एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका क्या है भैया, जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करके सीधा तरीका से उसको आपको बनाना पड़ेगा। ठीक, तीसरा जो मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बतलाने जा रहा हूँ वो ये है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज़, किसी भी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ को जब आप जोड़ोगे, ठीक है, या अगर आपको पूछा जाए कि उस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ का सम क्या है, योग क्या है, आइगन मानों का योग क्या है, तो आइगन मानों का योग उतना ही होता है जितना कि उस मैट्रिक्स का ट्रेस होता है। उस मैट्रिक्स का आप ट्रेस निकाल लो, वही उसके आइगन वैल्यूज़ का सम होगा। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़, ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ का गुणा जानना है, प्रोडक्ट जानना है, तो आप उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पता कर लो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट, यदि उस किसी भी मैट्रिक्स के कम से कम एक आइगन वैल्यू भी अगर 0 है, ठीक है, अपन लिखेंगे यहाँ पे इफ at least one eigen value of a matrix
if at least one eigenvalue of a matrix is 0, then the matrix is singular and vice versa. Then the matrix is singular. सिंगुलर मतलब उसका डिटर्मिनेंट अवश्य ही 0 होगा। यदि किसी मैट्रिक्स का एकाध आइगन वैल्यू भी अगर शून्य है तो समझ लीजिए कि वो मैट्रिक्स जो है सिंगुलर होगा, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट शून्य होगा। और यही बात विपरीत ओर से भी सच है। विपरीत ओर से सच है बोलने का मतलब ये है, वाह, है ना। विपरीत ओर से सच होने का मतलब ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, यानी कि अगर वो मैट्रिक्स यदि सिंगुलर है तो निश्चित रूप से उसका कम से कम एक आइगन वैल्यू तो शून्य होगा ही होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये सारे कंसेप्ट आपको काम आएंगे सवाल बनाते समय। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको आप याद रखे रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिलहाल इतने इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अपन ध्यान रखते हैं और अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। एक कंसेप्ट आता है एलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। एलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है? एलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कोई भी मैट्रिक्स के किसी आइगन वैल्यूज़ की, कोई भी आइगन वैल्यू, बहुत सारे आइगन वैल्यू होंगे उसके किसी भी मैट्रिक्स में, तो किसी भी आइगन वैल्यू की एलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी अगर आप जानना चाहते हैं तो ये देखिए कि वो आइगन वैल्यू कितनी बार आया है, कितनी बार रिपीट हुआ है। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है 3 2 0 3। चलिए हम एक काम करते हैं, इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ पता करके देखते हैं। तो ए माइनस लैम्डा आई का मेरे को यहाँ पे डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा, 0 के बराबर रखूँगा तो मेरे को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगा। सॉल्व करूँगा, लैम्डा के 2 मान मिले हैं, दोनों बराबर हैं 3 3, यानी कि यहाँ पर लैम्डा इक्वल 3 जो है ये एक आइगन वैल्यू है, इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू है लैम्डा इक्वल 3, जो कि 2 बार रिपीट हुआ है, 2 बार आया है। इसलिए इस आइगन वैल्यू की एलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हो गई 2, क्योंकि वो 2 बार आया है। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, अच्छे से। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, आइगन वेक्टर। अब आइगन वेक्टर का डेफिनेशन किस तरह से देंगे फ्रेंड्स? देखो, यदि मान लीजिए लैम्डा क्या है, ए का आइगन मान है, आइगन वैल्यू है, और एक्स कोई कॉलम वेक्टर है, तब ए एक्स इक्वल लैम्डा एक्स, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला एक्स जो एक कॉलम वेक्टर है, उसी एक्स को हम लोग बोलेंगे आइगन वेक्टर। ए एक्स इक्वल लैम्डा एक्स सेटिस्फाई होना चाहिए, तो यहाँ पे लैम्डा जो है वो आइगन वैल्यू और एक्स जो है वो आइगन वेक्टर। इसी को आप इधर पलटाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स कॉमन निकलेगा, ए माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल 0। तो ये इक्वेशन आप सदैव ध्यान रखें। उदाहरण से अगर अपन इस चीज़, ये तो आप बहुत बढ़िया और विस्तार से आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। अगर अपन सेमेस्टर वाइज देखें तो ये आपने सेकंड सेमेस्टर में, अभी जो न्यू सिलेबस के हिसाब से ये टॉपिक जो है एलजेब्रा में है। एलजेब्रा में पहले भी था, परंतु पहले ईयरली था, अब सेमेस्टर वाइज में एलजेब्रा जो है वो सेकंड सेमेस्टर में है, और सेकंड सेमेस्टर में जो है ये टॉपिक है एलजेब्रा का। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोई मैट्रिक्स में लेता हूँ 3 0 8 माइनस 1, और x लेता हूँ मैं 1 2
ठीक। तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल 3 के संगत आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल 3 के संगत ये एक्स ए का आइगन वेक्टर है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे पता चला आपको, क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आपको यकीन नहीं है, अगर आपको तसल्ली लेनी है इस बात की, तो आप देख लीजिए कि ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई होता है या नहीं। तो हम ए और एक्स को गुणा करके देखेंगे और चेक करेंगे लैम्डा एक्स के बराबर आ रहा है कि नहीं। चलिए ए एक्स करके देखते हैं अपन। ए कौन है? 3 0 8 -1, साथ में एक्स कौन है? 1 2, 1 2 वाला कॉलम मैट्रिक्स। तो गुणा करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 1 कम 3, 2 0 0 दैट इज़ 3, 8 1 8, 2 1 2 -2 है, मिलेगा अपने को 6, 3 कॉमन निकल जाएगा, फिर 1 2 बचेगा और यही हमारे पास x, यही तो x आप देख लो, ये देखो ये x है ना, ये देखो। तो ये हो जाएगा 3 तो 3 है ही और ये हो गया x। तो ये 3 कौन है? यही तो लैम्डा है, हमने कहा था ना कि देखो लैम्डा इक्वल 3 के संगत ये इसका एक आइगन वेक्टर है, जो कि सिद्ध हो गया क्योंकि वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया ए एक्स इक्वल लैम्डा एक्स। अब चलिए फ्रेंड्स कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स। जिसमें से पहला कंसेप्ट ये है कि यदि मान लीजिए किसी मैट्रिक्स के n डिस्टिंक्ट यानी भिन्न भिन्न यदि आइगन वैल्यूज़ हैं, जैसे n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, n क्रॉस n का कोई मैट्रिक्स है और उसके आइगन वैल्यूज़ अपन निकाले और सारे के सारे आइगन वैल्यूज़ n नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़, n नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ है यदि उस मैट्रिक्स के पास, तो समझ लीजिएगा कि वी गेट n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। इसके करस्पॉन्डिंग अपने पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, n नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। लीनियरली लीनियरली डिपेंडेंट ये आप सभी को अच्छे से पता होगा, बहुत बार अपन पढ़े हुए हैं। ठीक है, अगर डाउट होगा तो ज़रूर आप बताइएगा। ठीक है, मेरे चैनल पर इस पर बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो का लिंक ना मिले तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको लीनियर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट जितने भी इसे मिलते जुलते टॉपिक्स हैं सबके वीडियोस आपको शेयर कर दूंगा, देखिएगा। बहुत बेसिक टॉपिक है ना। ठीक है, n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ तो n नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। और दूसरी चीज़ ये है कि यदि 2 या 2 से अधिक, मतलब यदि कोई आइगन वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा बार आता है यानी रिपीट होता है अगर वो, ठीक है, when 2 or more आइगन वैल्यूज आर इक्वल, 2 or more आइगन वैल्यूज आर इक्वल। देखो भिन्न आइगन वैल्यूज के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स अपने को मिल रहे हैं उतनी संख्या में, लेकिन ऐसे आइगन वैल्यूज जो रिपीटेड हैं, 2 या 2 से ज़्यादा बार आ रहे हैं, इक्वल होना मतलब रिपीट होना, देन इट मे और इट मे नॉट बी possible to get linearly independent eigenvectors ठीक है, आइगन वैल्यूज है ना, कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों ईवी है। टू गेट linearly independent eigenvectors corresponding to the repeated roots,
इस बात को समझ लेते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। देखो, यदि n नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज़ जो है अलग अलग हैं, तो n नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आपको प्राप्त होंगे। यदि 2 या 2 से अधिक आइगन वैल्यू इक्वल हैं, अब हमारा यहाँ पे क्या बिलीफ बना है कि अगर आइगन वैल्यूज़ अलग अलग हैं तो उतनी संख्या में लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। तो अगर आइगन वैल्यूज़ रिपीट होते हैं तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि लीनियरली आइगन वेक्टर्स अपने को प्राप्त नहीं होंगे या होंगे। इसलिए इट मे और इट मे नॉट भी लिखा है कि आइगन वैल्यूज़ रिपीट होने पर, यानी सेम अगर प्राप्त हो रहा है 2 या 2 से ज़्यादा बार, then it may or may not be possible to get linearly independent eigenvectors corresponding to the repeated roots। तब repeated roots के corresponding linearly independent eigenvectors प्राप्त हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। repeated roots के corresponding linearly independent eigenvectors है ना, linearly independent eigenvectors प्राप्त हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, दोनों प्रकार की बातें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 2 चीज़ें आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक फिर से कंसेप्ट आता है जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। अभी अपन एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी देखें, अब जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ये क्या कहते हैं? The geometric multiplicity of an eigenvalue lambda is defined as dimension of its eigenspace अब ये आइगन स्पेस क्या है भाई? तो आइगन स्पेस इज द सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। आइगन स्पेस क्या है? इट इज द सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी किसी भी आइगन वैल्यू की जो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है इज डिफाइंड एज डायमेंशन ऑफ इट्स आइगन स्पेस। उसके आइगन स्पेस की डायमेंशन के बराबर होता है। डायमेंशन मतलब जितने कि उसमें उसके बेसिस में एलिमेंट्स होंगे उसी को तो अपन बोलते हैं ना। मतलब कि, और बेसिस किसको बोलते हैं आप सभी को पता होगा। बेसिस मतलब ऐसा सेट जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और जो अपने स्पेस को क्या कर सके, जनरेट कर सके। ये आपने वेक्टर स्पेस में भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलिए अब अपन एक एग्जांपल से इसको अपन क्लियर करते हैं, एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए एक मैट्रिक्स देखिए A3203। अभी अपन ने इसको सॉल्व किया था, इसी कारण यही वाला एग्जांपल लिया हूँ मैं। जब आप इसका आइगन वैल्यू निकाल रहे थे तो लैम्डा इक्वल 3 करके 2 बार आया था। पिछले पेज में अपन ये काम किए हुए हैं। ठीक है, तो ये आइगन वैल्यू हुआ लैम्डा इक्वल 3, 2 सेम आइगन वैल्यूज अपने को प्राप्त हो रहे हैं। ठीक, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, आइगन वेक्टर निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइगन वेक्टर निकालने के लिए अपने को A माइनस लैम्डा, लैम्डा का मान 3 रखेंगे, इसकी ज़रूरत पड़ती है। साथ में x की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि अपन ने ये देखा है पिछले पेज में, आप देख सकते हैं A माइनस लैम्डा ही गुणित x बराबर 0। उसी को मैं लिखा हूँ यहाँ पे। अब A माइनस 3i करेंगे तो चलिए विकर्णों में बस आपको 3 माइनस कर देना, तो क्या हो जाएगा ये 0 2 2 0। ठीक है फ्रेंड्स,
और साथ में कौन है एक्स। एक्स को मैं ले लेता हूँ एक्स वाई एक्स जेड कुछ भी ले लो, या आप x1 x2 करके ले लो जैसा चाहो, और बराबर शून्य यानी शून्य वेक्टर। गुणा करेंगे तो क्या होगा x1 2x2, तो x1 गुणित 0 यानी 0x1 2x2 बराबर 0, और नीचे वाले तो सारे 0 हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं आप कि x0 गुणित x1 तो 0 हो गया, तो x2 ये 2 उधर जाके बटे में चला जाएगा, तो x2 का मान भी 0 आ गया। यानी अभी आपने x2 का मान निकाला है शून्य। x1 का मान तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप सोचो x1 का मान की जगह कुछ भी सोचोगे ना, 0 के साथ गुणा होकर वो 0 ही हो जाएगा। तो इसलिए x2 का मान अपने को स्थिर निश्चित रूप से 0 प्राप्त हुआ। x1 कुछ भी ले सकते हो, आप अपनी स्वेच्छा से चुन सकते हो जो आपको मन करे। जैसे मान लो x1 जो है, मान लो मैं 1 चुनता हूँ, तो 1 इंटू 0 तब भी 0 होगा, 2 इंटू 0 तब भी 0 होगा। तो x1 टेकिंग x1 इक्वल 1, इस तरह से मुझे आइगन वेक्टर मिल गया कैपिटल X इक्वल टू x1 x2 यानी कि 1 0, ये आपका आइगन वेक्टर मिल गया। तो एक अकेला आइगन वेक्टर मिल रहा है, और एक अकेला आइगन वेक्टर सदैव लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि ये नॉन जीरो वेक्टर है। तो एक अकेला आइगन वेक्टर प्राप्त हुआ, इसलिए लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा इसलिए इसका जब अपन बेसिस बनाएंगे, बेसिस ऑफ आइगन स्पेस, तो इसमें अपने पास आइगन स्पेस का बेसिस बनाने, बेसिस के वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। इकलौता आइगन वेक्टर अपने को प्राप्त हुआ, और इकलौता वेक्टर तो सदैव, इकलौता नॉन जीरो वेक्टर सदैव लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये बेसिस बन गया और एक ही वेक्टर है इसमें, इसलिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 3 इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसकी बेसिस में केवल एक ही वेक्टर है 1 0। और 1 0 कैसे प्राप्त हुआ ये आप सभी ने अभी देखा। ये देखो x2 का मान 0, x1 का मान आप स्वेच्छा से कुछ भी ले सकते हो, तो सबसे सरल मान हमने 1 ले लिया और उसी को हमने लिख दिया। और ये आइगन स्पेस तैयार होने के बाद, आइगन स्पेस की जब बेसिस तैयार हो गई, तो बेसिस में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स वही डायमेंशन कहलाता है, आइगन स्पेस का डायमेंशन। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालने का ये तरीका अगर कठिन लग रहा है, डाउटफुल लग रहा है या समझ नहीं आ रहा है, तो चिंता मत कीजिए। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए जब आपको ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालना हो किसी भी आइगन वैल्यू लैम्डा की, ठीक है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा, कोई भी आइगन वैल्यू है लैम्डा और इसकी आपको ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालना हो, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है आपको नलिटी निकालनी है। किसकी? नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, यानी एन माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। क्योंकि रैंक नलिटी थ्योरम से आप सभी को पता होगा, इन दोनों का योग एन होता है, तो एन में से जब मैं रैंक को माइनस कर दूंगा तो मुझे नलिटी मिल जाएगा। तो नलिटी ज्ञात करने का एक सस्ता तरीका, सरल तरीका, बस आप ये काम कर दीजिए, आपको तुरंत ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मिल जाएगा, किसी भी मैट्रिक्स का मिल जाएगा। ए माइनस लैम्डा आई निकालिए, उसका रैंक निकाल लीजिए, एन में से माइनस कर दो। एन क्या? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखे रहिएगा इसको। जैसे आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं पिछले वाला उदाहरण से, इस वाले उदाहरण से। जैसे मान लीजिए मैं ए ले लेता हूँ, क्या क्या है अपने पास? 3203, 3203, ठीक।
पहले इसका मैं रैंक पता कर लेता हूँ। तो इसका रैंक तो हो जाएगा अपने पास, सॉरी मेरे को इसका रैंक पता नहीं करना है, ए माइनस लैम्डा ई का रैंक पता करना है, क्योंकि ए माइनस लैम्डा ई की नलिटी चाहिए। तो लैम्डा पता करना पड़ेगा। तो लैम्डा इक्वल 3 आया, अपन निकाल चुके हैं पिछले पेज में इसके लिए। तो ए माइनस लैम्डा ई निकालोगे तो ए माइनस लैम्डा ई क्या आएगा आपके पास, 0 2 0 0। ठीक, चलिए अभी इसका रैंक निकालेंगे। तो रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा ई जो है वो आपके पास आएगा 1। क्यों? इसका रैंक 2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि खुद तो ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, और उसके बाद उसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो ये 0 आएगा। तो 2 क्रॉस 2 का इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, तो इसका रैंक 2 नहीं हो सकता, 2 से कम होगा, और निश्चित रूप से 1 होगा। क्यों निश्चित रूप से 1 होगा? क्योंकि ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है। नॉन जीरो मैट्रिक्स अगर हो तो उसका रैंक कम से कम 1 तो होता ही होता है। तो यहाँ एग्जैक्टली 1 होगा, क्योंकि 2 या 2 से बड़ी कोई संख्या इसका रैंक हो नहीं सकती। तो रैंक अपने को मिल गया है, और ए के ऑर्डर में से आप घटा दो ऑर्डर ऑफ ए। तो ऑर्डर ऑफ ए कितना है यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2। तो एन माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा जब करेंगे आप, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मिलेगा आपको किसका, यहाँ पे लैम्डा इक्वल 3 की बात चल रही है, तो इस आइगन वैल्यू की आपको ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मिलेगी। तो n यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, इसलिए n की जगह 2 लिखेंगे, और इसका रैंक कितना मिला अपने को, 1 मिला है, तो 1 लिखेंगे। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी पता चल जाएगी, जो कि 1 है, और ये चीज़ अपन ऊपर भी लाए हुए हैं। तो आप चाहे तो आइगन स्पेस ज्ञात करके उसकी डायमेंशन पता करो, चाहे तो सबसे सरल तरीका ये वाला देख लो आप। नलिटी पता करने के लिए ऑर्डर में से रैंक को माइनस करना पड़ेगा, ए माइनस लैम्डा ई के रैंक को माइनस करना पड़ेगा। ए के ऑर्डर में से, एन क्या है, ए का ऑर्डर, उसमें आपको ये माइनस करना है। ए माइनस लैम्डा ई का भी ऑर्डर एन ही होगा, सीधी सी बात है ना भाई। ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये प्रभाव डालता है केवल विकर्ण के अवयवों पर, ऑर्डर तो नहीं बदलेगा, सीधी सी बात है। तो ऑर्डर माइनस रैंक इज इक्वल्स टू नलिटी, जो कि आया 1। इस तरह से आपको नलिटी पता करनी है फ्रेंड्स, ठीक है। ये तो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हुआ। अब एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पहला, यदि लैम्डा किसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का कोई आइगन वैल्यू है, ठीक, if lambda is an eigenvalue of an orthogonal matrix, then 1 by lambda is also its eigenvalue. ये पहली इम्पॉर्टेंट बात। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यदि लैम्डा किसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू है, तो जैसे लैम्डा एक आइगन वैल्यू है, तो ए इनवर्स का आइगन वैल्यू होगा लैम्डा इनवर्स या 1 बाई लैम्डा। ए इनवर्स, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, एकदम काम आएगा। मतलब आप ए में जैसा जैसा प्रभाव डालते रहेंगे वैसा वैसा प्रभाव लैम्डा पे पड़ते जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी चीज़ों को आप अच्छे से याद रखिएगा, बहुत काम की चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे मान लो लैम्डा ए का आइगन वैल्यू है, तो ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, यानी ए के आइगन वैल्यूज़ का वर्ग करते जाओगे, ए के आइगन वैल्यूज़ का वर्ग करते जाओगे तो ए स्क्वायर का आइगन वैल्यूज़ आपको मिलते जाएंगे। जैसा काम आप
आइगन वैल्यूज़ में करोगे वैसा काम आपका मैट्रिक्स में भी होगा, या मैट्रिक्स में जैसा काम करोगे वैसे आइगन वैल्यूज़ भी उसके बदलते जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज के इस क्लास में इतना ही। शेष क्लासेस जो हैं वो अब कल होंगी। कल अपन देखते हैं आगे के टॉपिक में अपने को पढ़ना है कैली हैमिल्टन थ्योरम, और उसके बाद कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे, फिर ये सारे टॉपिक्स समाप्त। ठीक है फ्रेंड्स, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो कहीं पर भी कोई भी डाउट हो बेझिझक बिंदास ज़रूर पूछिएगा। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।